Hello student. Today we discuss about the relation between thermodynamic distribution wedge and thermodynamic probability and also calculate some numerical problems. तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटा सा रिलेशन थर्मोडायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन वेज एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो इस लेक्चर का कंटेंट लेंगे हम लोग रिलेशन बिटवीन W एंड T और इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए इस रिलेशन में हम लोग फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन P एंड W। तो इसमें P का मीनिंग है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो P यहाँ पर होगा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और W का मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन थर्मोडायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन वेज और इसको कहते हैं माइक्रो स्टेट्स और इसी का मान होता है NCR या फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल R N-R। तो ये होता है थर्मोडायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन वेज। कितने तरह से किसी सिस्टम को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल उसमें पुट अप कर सकते हैं, कितने पार्टिकल्स होंगे। तो NCR से हम लोग फेमिलियर हैं। क्या है NCR? फैक्टोरियल से हम लोग परिचित है। P थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें देखिए फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ thermodynamic probability we have। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी का रिलेशन होता है P इक्वल टू फार्मूला था फैक्टोरियल N अपान फैक्टोरियल R N-R M टू द पावर N। ये मान लीजिए इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लें, इसको सेकंड। अब देखिए तो यहाँ से मिलेगा P इक्वल टू W अपान M टू द पावर N। ये W का मान है थर्मोडायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन वेज। तो इतना लिख सकते हैं या W इक्वल टू P M टू द पावर N। तो ये रिलेशन होगा इतना, या इसको कह सकते हैं थर्ड। इस तरह से मिलेगा। अब देखिए फॉर M इक्वल टू 1 N इक्वल टू 1 दैट इज फॉर 1 सेल 1 पार्टिकल, 1 सेल होगा 1 पार्टिकल होगा, दोनों को एक साथ अरेंज किया जाता है इसे। तो ये मीनिंग होगा W इक्वल टू P और 1 का पावर 1, जिसका मतलब है P। तो यहाँ पर दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ
प्रोबेबिलिटी। अब दूसरा इसका मीनिंग है फॉर m इक्वल टू, मान लीजिए 1 ले लिया जाए, n इक्वल टू 2, या दोनों को 2 2 कर दिया जाए, बढ़ाया जाए, तो उस कंडीशन में w p 2 का पावर 2 इक्वल टू 4p, तो यहाँ से ये 4 टाइम्स हो गया। इसी तरह से फॉर m इक्वल टू 3 n इक्वल टू 2 लिया जाए, तो उस कंडीशन में p 3 का पावर 2 इक्वल टू 9p एंड सो ऑन। तो इसका मीनिंग है कि जब हम लोग प्रोबेबिलिटी थर्मोडाइनेमिक्स टर्म में लेंगे और नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेज, या इसी को कहते हैं माइक्रो स्टेट्स, कितना माइक्रो स्टेट्स होगा उतना डिस्ट्रीब्यूशन क्या संभावना बनेगी, एनसीआर है और ये इसकी वैल्यू है। प्रोबेबिलिटी का रिलेशन है, इसमें इसको हम लोग W से डिनोट कर दें तो इस रूप में आएगा। अब नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ सेल्स दोनों इक्वल है, 1 1 है, तो उस समय थर्मोडाइनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन वेज एंड थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। जब पार्टिकल और सेल की संख्या बढ़ेगी तो उस समय थर्मोडाइनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन वेज बढ़ेगा, प्रोबेबिलिटी का इतना गुना होता जाएगा। जैसे जैसे सेल या पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू इस रूप में घटती जाएगी और नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेज बढ़ता जाएगा। तो यहाँ से देखिए एक टर्म इसमें देखिए 10, यहाँ से ये निष्कर्ष निकलेगा कि W अपान P इक्वल टू 9, तो ये 9 है, इसका मतलब ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से W ग्रेटर देन P, तो इसका मीनिंग मिलेगा व्हेन नंबर ऑफ particles as well as number of cells are increased, then number of distribution ways increases, whereas thermodynamic probability decreases का मतलब है कि नैरो होती जाएगी, नैरो बढ़ती होती जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी और थर्मोडाइनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों में रिलेशन है ये कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो जैसे जैसे पार्टिकल को हम लोग चेंज करेंगे, सेल्स चेंज करेंगे, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होगी चेंज होती जाएगी। अगर दोनों को इंक्रीज करा रहे हैं तो इसका मीनिंग होगा कि जब n इंक्रीज होगा, m इंक्रीज होगा, तो उस समय डिस्ट्रीब्यूशन वेज बढ़ेगा और प्रोबेबिलिटी घटेगी। तो जब नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन वेज बढ़ेगा, और जितना डिस्ट्रीब्यूशन वेज बढ़ेगा उतना ही प्रोबेबिलिटी घटेगी, घटती जाएगी। तो ये इस रिलेशन से टर्म मिल रहा है। तो ये दोनों में हो गया रिलेशन। अब दोनों के रिलेशन का सलूशन कैसे हम लोग समझेंगे किसी क्वेश्चन में।
तो देखिए जैसे इसके लिए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इफ 10 particles are distributed in the three cells of unequal size. अब into hold equal priori probability cell 1 is divided into 4 equal cells, 4 equal cells. इसी तरह से सेल 2 into 3 equal cells, cell 2 into 2 equal cells. Then find the distribution which are microstats of, हम लोग ले लेंगे 10 0 0, दूसरा है 4 3 3, ऐसे एज्यूम कर लिया जाए माइक्रोस्टेट्स या स्पेसिफिकेशन। तो देखिए इस सवाल का मीनिंग है कि कोई 3 सेल्स है, ऐसे अनइक्वल साइज का सेल है। मान लीजिए कि एक सेल ऐसे है और एक सेल ऐसे, तो कह रहा है कि ये 3 सेल्स है, पहला को 4 सेल्स में डिवाइड करना है, दूसरा को 3 में और तीसरा को 1। तो ये अनइक्वल साइज का सेल है। अब इसकी फाइंड करना है माइक्रोस्टेट या नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेज कितना होगा। तो देखिए अनइक्वल साइज ऑफ सेल्स के लिए हम लोग लेंगे फार्मूला फॉर अनइक्वल सेल्स। डिस्ट्रीब्यूशन वेज का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n और समेशन gi का पावर ni अपॉन फैक्टोरियल ni। तो अप टू 3 स्टेट के इक्वल टू होगा 3, तो ये होगा 3 i इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक जी आई अपान एन आई। तो इसको हम लोग लिखेंगे, पहला क्वेश्चन दिया है W 10 0 0, इसका मीनिंग है टोटल पार्टिकल
इसमें था टोटल पार्टिकल n होता है वो 10 दिया गया है इसमें, और दूसरा होगा इनटू पहला स्टेट है G1 अपान फैक्टोरियल N1 इंटू G2 का पावर N2 अपान फैक्टोरियल N2 इंटू G3 का पावर N3 अपान फैक्टोरियल N3। ये 3 स्टेट के लिए सीरीज हम लोगों की जा रही है। एक कंपार्टमेंट जो है इक्वल साइज का है, अनइक्वल साइज का है, इक्वल साइज में बदला गया है। तो ये अब देखिए इसकी वैल्यू होगा फैक्टोरियल 10। पहले में 4 सेल है और पार्टिकल कितना है 10 अपान फैक्टोरियल 10 इंटू दूसरा में 3 सेल है, पार्टिकल 0 है, फैक्टोरियल 0, 2 सेल है, पार्टिकल 0 है, फैक्टोरियल 0, 0 0 10। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 का पावर 10 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो गया 4 का पावर 10। ये होगा इसका आंसर। तो इस तरह से जब सेल को अलग अलग पार्ट में ऐसे किया जाए, जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया है, ऐसे पूछा गया है, तो जितना टर्म तक कहेगा, जैसे इसमें कह रहा है कि 3 सेल्स ऑफ अनइक्वल साइज, तो 3 तक ले जाएंगे, और एक सेल कितना में कन्वर्ट हुआ है, तो ये टर्म होगा पहला, दूसरा, तीसरा। 4 में कन्वर्ट है ये पहला 4 इक्वल सेल्स में, दूसरा 3 इक्वल सेल्स में, और तीसरा 2 इक्वल सेल्स में। तो ये फार्मूला ऐसे यूज होगा। अब इसी का दूसरा जो पार्ट कह रहा है, दूसरा पार्ट कह रहा है कि अगर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है तो दूसरा हो जाएगा 4 3 3, तो ये हो गया फैक्टोरियल 10 इंटू पहले में 4 सेल है, पार्टिकल 4 है, फैक्टोरियल 4, दूसरा में 3 सेल है, पार्टिकल 3 है, और 2 सेल है, पार्टिकल 3 है, फैक्टोरियल 3। अब इसको हल कर देंगे आप, फैक्टोरियल 10 इंटू, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जितना से सॉल्व हो जाए, 4 इंटू 4 इंटू 4 अपान 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उसी तरह से ये 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसकी वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। उसी तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2 अपान 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी को सॉल्व कर देंगे तो जो वैल्यू मिलेगी वही आपका क्या हो जाएगी, आंसर निकल जाएगा। तो प्रोसीजर सीखना है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, इस एज में इसको समझाने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से जितना सेल दिया रहेगा, जितना पार्टिकल्स दिया रहेगा, उसके अनुसार ये डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन बना करके सॉल्व करेंगे तो मिलेगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेज या माइक्रो स्टेट्स कितना मिलेगा, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये होगा 3 स्टेट तक इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, इफ 8 particles are putting into equal size cells, 2 equal size cells, then find microstates and
thermodynamic probability of the states। जैसे 8 पार्टिकल है तो मान लीजिए एक में 4 पार्टिकल ले लिया जाए, एक में 6 और एक में 2 ले लिया जाए, ऐसे 5 और 3 ले लिया जाए, तो इसका माइक्रो स्टेट्स एंड थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसको काउंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ पर कुल पार्टिकल्स है 8 और सेल है 2, तो पहला W निकालना है 4, तो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r n माइनस r, यही काउंट होगा। फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 4, तो इसको आप सॉल्व कर देंगे तो ये मिलेगा फैक्टोरियल 8 7 6 5 अपान 4 3 2, और इसका 4 इसके 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 अगला जो बचेगा 4 3 2 से कट जाएगा, तो ये हो गया 2 से कट गया, 2 इंटू 2 इंटू ये हो गया 7 इंटू 5 अपान 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया 70। तो 2 सेल्स में 8 पार्टिकल्स को 70 तरह से डिस्ट्रीब्यूट कराया जा सकता है। तो ये होगा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है W62, तो इसका मीनिंग है कि फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2, इसको सॉल्व कर देंगे तो मान निकल जाए। तीसरा होगा 5 3, तो फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 5 3, ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन वेज। तो यहाँ पर जो हम लोग सलूशन निकाल रहे हैं इसका, तो हम लोगों का पहला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन वेज। कितना होगा, अब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू सूत्र है W अपान m का पावर n। तो ये आया है पहला का निकालेंगे हम लोग 4, तो इसका W आया है 70, m है 2 और n है 8, तो ये आंसर होगा। इसी तरह से P62 निकालेंगे हम लोग, तो इसकी वैल्यू आप इससे निकाल सकते हैं, इसका मान कितना आया है इसका रख सकते हैं। तो P53 निकालना होगा तो निकल जाएगा। तो ये आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि किस तरह से इसको हमको सलूशन में लेना है, क्या करना है। तो ये प्रोबेबिलिटी का रिलेशन है बिटवीन थर्मोडायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन वेज एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के लिए रिलेशन आ रहा है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, माइक्रो स्टेट्स या नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वेज क्या होगा, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन सब का अरेंजमेंट हम लोग इस फार्मूला से कर सकते हैं।
इक्वल साइज ऑफ सेल के लिए ये लागू होगा डिस्ट्रीब्यूशन वेज, और नॉन इक्वल साइज ऑफ सेल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन वेज जो होगा इसी का मान होगा, लेकिन जी का पावर n आया था उस फार्मूला का यूज कर देते हैं, तो ये दोनों में डिफरेंस होगा। अब इसको आप जैसे ये सॉल्व किया गया है तो इसका आप लोग W निकाल देंगे 6 2 ये हो जाएगा 2 का पावर 8, इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से ये होगा W 5 3 2 का पावर 8, ये सब में सेम है m का पावर n, तो इसे निकल जाएगा डिफरेंट स्टेट की प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग ये सब टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी का मीनिंग हम लोगों के कोर्स में थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा प्रोबेबल स्टेट क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट या लीस्ट प्रोबेबल स्टेट क्या होगा, ये सब फाइंड किया गया। प्रोबेबिलिटी को P और Q के टर्म में एक्सप्रेस किया गया। प्रोबेबिलिटी के लिए माइक्रो स्टेट एंड माइक्रो स्टेट क्या होगा इसको एक्सप्लेन किया गया। प्रोबेबिलिटी के लिए ये फाइंड किया गया कि जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे उतना ही प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी, नैरोइंग ऑफ प्रोबेबिलिटी नाम से पढ़ा गया। इसके बाद एक्सेसिबल स्टेट्स, इनएक्सेसिबल स्टेट कंस्ट्रेंट के थ्रू काउंट किया गया कि कौन सा एक्सेसिबल स्टेट होगा, कौन सा इनएक्सेसिबल स्टेट होगा। तो ये सब फंडामेंटल टर्म्स हैं। उसके बाद हम लोग ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेज की वैल्यू क्या होगी उस समय जब सिस्टम में अनइक्वल साइज का सेल लिया जाएगा। तो उसका फार्मूला निकाला गया W इक्वल टू फैक्टोरियल n मल्टीप्लिकेटिव सिग्मा GI का पावर NI अपान फैक्टोरियल NI, और जब इक्वल सेल होगा तो W इक्वल टू होगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R यानी NCR, ही कहलाएगा माइक्रो स्टेट्स। और जब अनइक्वल साइज होगा तो उस समय माइक्रो स्टेट W होगा, इसका फार्मूला निकाला गया। तो इस तरह से ये सब बेसिक टर्म है। इसके बाद हम लोग रिलेशन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन वेज एंड थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी निकाले, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किए। तो ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टर्म है। अब हम लोगों को स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आगे पढ़ना है, जिसका नाम है, मतलब हमारा सिलेबस जिस ओर अब यहाँ से टर्न करेगा वो कौन से टॉपिक होंगे उसी को हम लोगों को कवर करना है। पूरा थर्मोडाइनेमिक प्रोबेबिलिटी कोर्स में नहीं है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बात है, तो ये स्टैटिस्टिक्स में पूरा प्रोबेबिलिटी पढ़ाया जाता है। अब यहाँ से हम लोग कुछ टर्म चेंज करेंगे। जैसे अगला लेक्चर होगा हम लोगों का, उसमें नया टर्म जुड़ेगा जिसको फेज स्पेस कहा जाता है, डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू फेज सेल कहा जाता है। तो इस तरह नाम लेने से ये समझ में नहीं आएगा क्या होगा इसका मीनिंग, कैसे ये डिस्क्राइब होगा, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एक कंटेंट लेंगे, फेज स्पेस, डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू सेल्स, सेल का मिनिमम साइज क्या होगा, एक बड़ा स्टेट एनर्जी स्टेट है या सेल है या बॉक्सेज है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में कैसे डिवाइड किया जाएगा, डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू, तो ये सेल्स कैसे डिवाइड होंगे, उसका मिनिमम साइज क्या होगा, एरिया क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, कितने टर्म में लिए जाएंगे, ये सब टर्म फेज स्पेस, डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू फेज सेल्स, माइक्रो स्टेट्स ऑफ एनी सिस्टम इन द रेंज ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम एंड वेलोसिटी और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी रेंज में कैसे सेल निकलेंगे, ये सब टर्म काउंट किया जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम लोग जिक्र करेंगे कंसेप्ट ऑफ फेज स्पेस।
तब तक के लिए ओके, थैंक यू।